सभी को मेरा नमस्कार। मैं विकास शर्मा, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, एक बहुत लंबे गैप के बाद मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं। अब तक जो मैंने पढ़ाया था प्रीवियस वीडियोस में वो एक बेसिक पार्ट था एस्ट्रोलॉजी का, और यहां से जब मैं आपको आगे लेके जाऊंगा तो ये एडवांस एस्ट्रोलॉजी होगी। तो जो लोग मेरे साथ मिलकर ज्योतिष को सीखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो शुरू से जो मेरे वीडियोस रहे हैं उनको देखना शुरू करें वीडियो 1 से, सो दैट जो टर्मिनोलॉजी जो शब्दावली मैं यहाँ यूज करता हूँ वो आप आसानी से समझ सकें। और किसी भी चीज को जब हम शुरुआत से पढ़ते हैं तभी हमारी समझ में आती है। और हो सकता है कि आप जब पहली बार वीडियो को देखें, बेसिक पार्ट को देखें, आपको समझ में नहीं आए तो एक से अनेक बार भी उस वीडियो को आप देख सकते हैं ताकि आप अच्छे से समझें। मैंने बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन किया है, आसानी से आप उसको समझ जाएंगे। बस मेरे साथ आपको बने रहना है, और जिनको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है वो मेरे साथ मिलकर अपने ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं, जो भी ईश्वर की कृपा से मेरे पास है। ठीक है, यहां से मैं एडवांस एस्ट्रोलॉजी का चैप्टर्स जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आप उसको नोट करते चलें। आज मैं 2 कुंडलियां आपके सामने लेकर आया हूं और इसमें हम केवल बेसिक पार्ट्स को लगाएंगे, जो भी हमने सीखा है अब तक बेसिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर, उनको यहां अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो 3 पार्ट्स में आपके सामने आने वाला है। सबसे पहले तो देखिए, कोई भी जातक का जब जन्म होता है उसका जन्म का समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, किसी भी कुंडली बनाने के लिए हमको 3 बातों की जरूरत होती है। सबसे पहले जो है व्यक्ति का नाम, उसका जन्म का समय और जन्म का स्थान। ये 3 बातें से हम किसी भी कुंडली को ड्रॉ करते हैं। जन्म का समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जन्म का दिन, उसकी उस दिन की तिथि और उस दिन का समय और वो स्थान जहां पे उस व्यक्ति का जन्म हुआ है। इससे जो है उस व्यक्ति की कुंडली का निर्माण होता है, और कुंडली का निर्माण होने के पश्चात हम देख सकते हैं कि उसका आने वाला समय किस प्रकार का होगा, उस बच्चे का जो है वर्तमान का समय और भविष्य का समय किस प्रकार का होगा। हम उस कुंडली के माध्यम से ये जान सकते हैं वो बच्चा कितना सौभाग्यशाली होगा, जीवन में वो क्या क्या कर सकता है, उसके इंडिकेशन कुंडली में दिए होते हैं। तो समय बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किस समय जातक का जन्म होता है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसकी आयु कैसी है, ये सारी बातें हम उस कुंडली के आधार पर जान सकते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आज जो कुंडली मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, ये आजाद भारत की कुंडली है, 15 अगस्त 1947 की। और जो दूसरी कुंडली है ये गणतंत्र दिवस की कुंडली है, रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा गणतंत्र बना, जिस दिन भारत का संविधान बना। तो ये जो भारत की कुंडली जब मैं ये कहता हूं तो इसका मतलब क्या है, ये कैसे मिला? देखिए, बच्चे का जन्म होता है तो हमको मालूम पड़ता है कि बच्चा जो है इस समय पैदा हुआ, बट भारत के हमने ये कुंडली कैसे निर्माण की, इसके पीछे की क्या कहानी है, वो मैं इस वीडियो में आपको संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, अंग्रेजों ने जब भारत को छोड़ने का ऐलान किया तो उन्होंने हमको 2 तारीख दी, एक 14 अगस्त और एक 15 अगस्त, और हमसे कहा कि आप इनमें से कोई भी तारीख चुन लीजिए और अपने देश की आज़ादी का ऐलान कर दीजिए। तो पाकिस्तान ने तो बिना सोचे समझे 14 अगस्त को ले लिया, क्योंकि भारत एक धार्मिक देश है और बहुसंख्यक समाज सनातन धर्म को मानने वाला है, और वेदों का जो हमारा अंग है ज्योतिष है, वेदों के नेत्र कहे जाते हैं। तो भारत ने समकालीन जो है ज्योतिष आचार्य रहे थे भारत देश के, उन सभी से विचार विनिमय किया और उसके आधार पर एक शुभ मुहूर्त मांगा, एक शुभ समय मांगा जिस समय हम अपनी आज़ादी का ऐलान कर सके। उस तिथि को, उस समय को उन्होंने ज्योतिष आचार्यों से एक अच्छे मुहूर्त के तौर पे मांगने का प्रयास किया। बहुत शुभ मुहूर्त इन दोनों दिनों में कभी नहीं थे, 14 तारीख को भी और 15 तारीख को भी। किसी भी देखिए, भाग्यवान एक स्वस्थ, मैंने आपको बता चुका हूँ, एक जातक स्वस्थ, एक अच्छी घड़ी में जब बच्चा पैदा होता है तो ना केवल वो स्वस्थ होता है, आयुष्मान होता है, वो भाग्यवान भी होता है। तो ऐसा ही समय चाहिए था कि भारत एक राष्ट्र के तौर पर एक जो है अखंड राष्ट्र बने, एक उसकी आयु बहुत बड़ी हो और जो है वो निरंतर प्रगति करे, भाग्यशाली हो। तो उसके लिए जो है हमारे ज्योतिष आचार्यों ने हमको एक समय का सुझाव दिया। देखिए, हुआ एक ये था कि हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति रहे स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने समकालीन अनेक ज्योतिष आचार्यों से इसके संबंध में चर्चा की और एक अच्छे समय की मांग की। सभी ने जो है अपने विवेक के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर एक समय हमको दिया। उसमें से जो प्रमुख ज्योतिष आचार्य रहे वो स्वर्गीय पंडित सूर्य नारायण व्यास जो उज्जैन के थे, और स्वर्गीय पंडित हरदेव शर्मा रहे। इन सबसे विचार विनिमय करने के बाद एक समय, एक शुभ मुहूर्त मिला जो रात्रि 12:01 का था। 14 तारीख की जो रात्रि आती है जहां से 15 तारीख लगती है, तो उस रात्रि को 15 तारीख को 0001 आर जिसको हम कहते हैं, वो मुहूर्त हमको निकाल के दिया। उसके पीछे के 2 कारण थे। सबसे पहला तो 14 तारीख में कोई शुभ मुहूर्त था नहीं, कोई शुभ समय था नहीं, कोई शुभ लगन मिल नहीं रही थी। तो जब कभी कोई कार्य हमको करना होता है,
ठीक है, शुभ कार्य करना है और ऐसा कोई शुभ मुहूर्त हमारे आसपास नहीं है। तो ईश्वर की कृपा से हमारे शास्त्रों में ऐसा विधान है कि एक हर रोज एक ऐसा मुहूर्त आता है जिसको आप जो है कोई भी शुभ कार्य अगर आप बिना मुहूर्त के भी करना चाहते हैं तो उस मुहूर्त काल के अंदर वो शुभ कार्य कर सकते हैं। वो दिन के मध्याह्न में आता है और रात्रि की अर्धरात्रि में आता है। तो मध्याह्न के समय 24 घंटे पहले और 24 घंटे बाद का जो समय होता है, यानी 48 मिनट का जो समय होता है, वो उसको अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। हर रोज जो 12 बजे मध्याह्न का समय होता है उससे 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद का ये समय होता है। अभिजीत मुहूर्त के बारे में मैंने बहुत डिटेल से वीडियो बनाया, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। ऐसा ही अर्धरात्रि के अंदर समय होता है, 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद, 48 मिनट्स का ये बहुत ही अनुकूल समय होता है। जब कोई भी शुभ योग आसपास नहीं बैठ पा रहा हो और विशेष कोई परिस्थिति हो और आपको वो कार्य करना ही हो तो ये समय आप ले सकते हैं। इसमें कोई भी कार्य जब आप करते हैं निर्विघ्न जो है पूरा होता है ईश्वर की कृपा से। ये अभिजीत मुहूर्त इतना जो है फलदायी होता है। तो 14 तारीख की जब रात्रि हुई, जहां से 14 तारीख चेंज होकर 15 तारीख लगती है, 0001 आवर के अंदर 15 तारीख लगी, उस अर्धरात्रि के अंदर ये मुहूर्त निकला। और देखिए किसी भी कुंडली के लिए लगन सबसे महत्वपूर्ण होती है। लगन की जो राशि होती है सबसे महत्वपूर्ण होती है। लगन राशि का मतलब होता है पूर्व दिशा में जो क्षितिज में उस समय जो राशि उदय हो रही होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उस समय जो हमको राशि मिली, जो लगन मिली, वो वृषभ लगन मिली। ठीक है, वो वृषभ लगन मिली। वृषभ लगन एक शुभ लगन कही जाती है कि स्थिर तत्व की लगन होती है। मैं आपको बता चुका हूं 3 तरह की लगन होती है, चर लगन, स्थिर लगन और द्विस्वभाव लगन। कोई भी कार्य जब हम स्थिर लगन में करते हैं तो उसका परिणाम जो है निरंतर हमको शुभ मिलता है ना। तो हमको एक ऐसी लगन चाहिए थी जो स्थिर लगन हो, तो हमको स्थिर लगन मिली। साथ ही साथ हमको एक ऐसा नक्षत्र मिला, चंद्रमा भी उस समय अपने कर्क राशि में संचार कर रहे थे और वो भी पुष्य नक्षत्र के अंदर। सबसे शुभ नक्षत्र आता है पुष्य नक्षत्र, जिसके स्वामी शनि है। देखिए शनि को हम सबसे नेगेटिव प्लैनेट कहते हैं, साथ के साथ जो बॉडीली प्लैनेट है सबसे नेगेटिव प्लैनेट्स, क्योंकि शनि का एक अगर आप डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे शनि का मतलब होता है दुख। तो ये दुख के कारक है, हर प्रकार की पीड़ा, हर प्रकार के अवसाद, अभाव देने वाले ग्रह हैं शनि जो है। और इस समय जो है जो नक्षत्र था जिसमें चंद्रमा संचार कर रहे थे, भारत की जो राशि थी वो कर्क राशि बनी, भारत का जो लगन था वो वृषभ लगन बना और भारत की जो राशि थी वो कर्क राशि बनी। और कर्क राशि में भी जो चंद्रमा थे वो पुष्य नक्षत्र में थे, जो सबसे अच्छा नक्षत्र है। इस पुष्य नक्षत्र से अनेक योग बनते हैं। देखिए कुंडली के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण योग होते हैं वो पुष्य नक्षत्र और अनेक तिथियों के समागम से बनाए जाते हैं, अनेक दिनों के समागम से बनाए जाते हैं। इतने सुंदर सुंदर योग का निर्माण पुष्य नक्षत्र में होता है, जिसमें तिथि और जो है दिन का समावेश होता है। पुष्य नक्षत्र इतना शुभ है। तो कोई भी चीज को आपको नेगेटिव नहीं लेना है। जैसा मैंने बताया कि कोई चीज को आप, ये बेसिक होता है हमको जो पढ़ाया जाता है, फिर हम समझते हैं आगे की बातें कि हर कोई भी ग्रह नेगेटिव नहीं है, कोई भी ग्रह पॉजिटिव नहीं है, ये केवल उसकी अवस्था पर निर्भर करता है। ठीक है, ये सब कुछ उसकी अवस्था पर निर्भर करता है कि वो ग्रह कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो है ये शुभ मुहूर्त मिला, हमको शुभ नक्षत्र मिला, शुभ राशि मिली। और उसके बाद जो है रात्रि को 12 बजे जो है संसद भवन को खोला गया, उसको धुलवाया गया और जो है पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार हुआ सही समय के ऊपर। और फिर एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा राष्ट्र को संबोधन किया गया और देश की आज़ादी का ऐलान हुआ। तो देखिए इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये बताना बहुत जरूरी था क्योंकि जब मैं कुंडली आपके सामने डिस्कस करूंगा तो आपको उसका पीछे का जो सार है वो आपको समझ में आए। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं बता के इस वीडियो को यहाँ खत्म करूंगा। देखिए ये एक राष्ट्र का उदय हो गया। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके जन्म के समय, जिस तिथि में उसका जन्म हुआ है, जिस समय उसका जन्म हुआ है, जिस स्थान का उसका जन्म हुआ है, उससे एक कुंडली बनती है। ऐसे ही भारत को भी एक तिथि मिली है ना, 15 अगस्त 1947 मिडनाइट 0001 आवर और स्थान था दिल्ली। ठीक है, उसके आधार पर यह कुंडली हमारी निर्माण हुई जो वृषभ लगन की कुंडली की सेकंड 2 नंबर की कुंडली है। और चंद्रमा 4 नंबर के अंदर अपने ही घर के अंदर बैठे हुए हैं। पुष्य नक्षत्र मिला जो सबसे शुभ नक्षत्र है और इस कुंडली का सबसे शुभ प्लैनेट है। देखिए इस कुंडली के अंदर जो सबसे नेगेटिव प्लैनेट है वो सबसे शुभ प्लैनेट है। वृषभ लगन के अंदर शनि सबसे शुभ ग्रह जो है कहलाते हैं, सबसे शुभ परिणाम देते हैं क्योंकि ये 2 स्थान, भाग्य स्थान और कर्म स्थान के स्वामी हैं। इस कुंडली के सबसे अच्छे प्लैनेट, जो देखिए सबसे नेगेटिव प्लैनेट इस कुंडली के लिए, इस लगन के लिए सबसे शुभ प्लैनेट बन गए। इस कुंडली के जातक को अगर सबसे जीवन में जो सुख मिलेगा, जो संपन्नता मिलेगी, जो जीवन के अंदर जो भी वो हासिल करेगा वो भगवान शनि की कृपा से ही हासिल होगा उसको। इतने शुभ प्लैनेट है तो इनका मजबूत होना बहुत जरूरी है, इनका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इसलिए भारत को अब ये चाहिए था कि भारत का शासक कैसा हो। देखिए ये सब कुछ इस समय के ऊपर निर्भर करता है। ज्योतिष कितना एक जो है, इसको वेदों का नेत्र ऐसे ही नहीं कहते। हमारे महर्षि ऋषियों ने
कब इन्होंने सहस्त्रों सहस्त्र हजार वर्ष पूर्व जो है इस विद्या को प्रकट किया, ये वेदों के मुख से निकली है। और ये इससे हम जीवन में होने वाली अनेक घटनाओं को इंडिकेट कर सकते हैं, जान सकते हैं कि समय हमारा किस प्रकार का होगा। देखिए हम सब लोग विद्यार्थी हैं, हम निरंतर सीखते रहते हैं। हमारे पास उतना ज्ञान नहीं जितना ज्ञान उस समय महर्षियों के पास था। हम तो बहुत अल्प ज्ञानी हैं, अल्प बुद्धि के हैं, लेकिन जो भी सीखा है उससे हम ये जान सकते हैं कि आने वाला एक व्यक्ति का अमुक समय किस प्रकार का है, उसका रास्ता कितना जो है कांटे खंड को पथरीला है, या उसका रास्ता बिल्कुल सपाट है जहां वो चल के अपना जीवन संवार सकता है। तो ये सब कुछ समय के ऊपर निर्भर करता है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, अब ये राष्ट्र का उदय हो गया, राष्ट्र बन गया। अब राष्ट्र के लिए, क्योंकि ये राष्ट्र की कुंडली है, किसी व्यक्ति की कुंडली नहीं है। जैसे एक बच्चे को उसके माता पिता संरक्षक देते हैं, संरक्षक होते हैं, पालन पोषण करते हैं, इसलिए एक राष्ट्र को चलाने के लिए एक ऐसे संरक्षक पिता की आवश्यकता थी जो ना केवल शिक्षित हो, बुद्धिमान हो, बल्कि उसका विजन बहुत बड़ा हो, बहुत विजनरी हो, उसकी सोच बहुत व्यापक हो। ऐसा एक हमको शासक चाहिए था। क्योंकि अच्छे माता पिता जो, अगर देखिए पिता का कार्य क्या होता है, माता घर के कार्य को संभालती है, पिता जो है बाहर जाते हैं, हमारे लिए पैसे कमाते हैं और वो अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, उस पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, या जो भी पूंजी होती है उसको वो बहुत सलीके से इस्तेमाल करते हैं। भविष्य के अंदर जो है क्या होने वाला है उसके परिणाम स्वरूप वो सब चीज़ों को बहुत बैलेंस करके चलते हैं। कुछ बचत भी करके चलते हैं कि कभी कुछ जीवन के अंदर ऐसा कुछ नेगेटिव आए, क्योंकि जीवन का किसी के साथ भी कुछ मालूम नहीं है। अगर कुछ नेगेटिव आता है तो वो पूंजी हमारे काम आए। तो एक अच्छे पिता ही जो है, अच्छी तरीके से एक समझदार व्यक्ति ही वो सारी बातों को कर सकता है, जिसके पास कुछ विजन हो, जिसके पास बुद्धि हो, जो पैसों को जो है व्यर्थ खर्च ना करे, जो पैसों को अच्छा इन्वेस्टमेंट करे और भविष्य के लिए रख दे पैसे को, ताकि उसके बच्चों के काम आए। तो ऐसा शासक भी चाहिए था जो इस देश को चला सके, जिसका विजन बहुत व्यापक हो, जिसकी सोच बहुत बड़ी हो, जो इस बिखरे हुए राष्ट्र को, देखिए राष्ट्र बहुत बिखरा हुआ था जिस समय आज़ादी मिली। भारत के पास कुछ नहीं था, भूखा देश था, एकदम से कंगाल था। और बहुत कई राष्ट्रों ने तो ये भी कहा था कि शायद भारत जो है कुछ समय ही सर्वाइव कर पाए, उसके बाद ये बिखर जाए। क्योंकि एक तो जब आज़ाद हुआ तो भारत के पास कुछ पैसा नहीं था, बहुत गरीबी थी, बहुत दरिद्रता थी, अशिक्षित लोग बहुत ज़्यादा थे, शिक्षा का अभाव था, देश में कुछ बनता भी नहीं था। उस समय जो है पूंजी का भी अभाव था। अब ऐसे में अगर कोई योग्य जो है अभिभावक नहीं मिले, कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं मिले जो देश को इस स्थान से आगे बढ़ा पाए और एक राष्ट्र के तौर पे विश्व पटल पर स्थापित कर दे, तो फिर देश का ये दुर्भाग्य होगा। लेकिन भारत के साथ, क्योंकि भारत के जो है ज्योतिषाचार्यों ने एक ऐसा समय निकाला, एक अच्छी लगन हमको निकाल के दी, एक अच्छी राशि हमको निकाल के दी, एक अच्छा नक्षत्र हमको दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जब एक राष्ट्र का निर्माण हुआ तो उसको एक ऐसा अच्छा शासक मिला। और देखिए ये दो ग्रह, मैंने कहा ना, शनि इस कुंडली के अंदर दो सबसे शुभ स्थान जो होते हैं, त्रिकोण के और केंद्र के स्वामी हैं, भाग्य स्थान और कर्म स्थान। यही दो चीज चाहिए बढ़ने के लिए जीवन के अंदर, भाग्य और कर्म। और ये शासक का भी स्थान है। और जब जो है दशा प्रारंभ हुई, पहली ही दशा ऐसे शुभ जो है केंद्र और त्रिकोण के स्वामी की मिली, जिसको शनि कहते हैं, जो 1965 तक रही। और देखिए 1965 तक ही जो है 15 साल का जो है पंडित नेहरू का कार्यकाल रहा। और इस 15 साल में जहां कुछ नहीं था, देश बिखरा हुआ था, वहां उन्होंने अपने जो है सहयोगियों के साथ मिलके जो है देश को जो है स्थापित कर दिया वहां पे, जहां पर विश्व में जो है वो एक वैश्विक लीडर के तौर पर उभरे। पहले उस बिखरे हुए देश को यूनाइट किया हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, जो हमारे पहले गृह मंत्री रहे। उन्होंने एक बिखरे हुए जो मोतियों की तरह बिखरा हुआ था उसको एक माला के रूप में पिरो के पंडित जी को दिया। पंडित जी ने वहां से देश को जो है उस जो है दरिद्र स्थिति से, उस खराब स्थिति से निकालकर विश्व पटल पर रख दिया एक राष्ट्र के तौर पे। जहां क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, तो हरित क्रांति की, दुग्ध क्रांति, इसको श्वेत क्रांति कहते हैं, औद्योगिकरण की नींव रखी, IIT, IIMs, एम्स जैसे संस्थान बनाए, इसरो, DRDO, स्पेस के अंदर भारत का जो है मिशन शुरू हो गया। भारत का सौभाग्य रहा कि भारत को ऐसे प्रधानमंत्री मिले जहां 15 वर्षों के अंदर भारत, जहां कुछ नहीं था, दरिद्रता थी, गरीबी थी, ये अंदेशा था कि ये देश जो है सर्वाइवल नहीं कर पाएगा, 4-5 सालों में बिखर जाएगा, वहां से निकाल के उन्होंने जो है विश्व पटल पर उसको रख दिया। तो आज ये देखिए, ये सैटर्न का ही कमाल था। ये केवल सैटर्न के द्वारा संभव हो सका। पहली दशा ही हमको ऐसे प्लैनेट की मिली जो हमारा सबसे अच्छा प्लैनेट है, जो हमारा भाग्य विधाता है, जो हमारे कर्म को निर्धारण करता है, जो हमारे को अच्छा शासक देता है। तो आपने समझा, आज मैंने इस वीडियो में आपको ये बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। देखिए ये जो लगन है इसको हम स्थिर लगन कहते हैं। स्थिर लगन का मतलब क्या होता है? जहां पर हम जब भी स्थिर लगन का व्यक्ति होता है, बहुत व्यवहारिक होता है, बहुत प्रैक्टिकल होता है, बहुत डाउन टू अर्थ होता है, सहनशीलता बहुत होती है, क्योंकि पृथ्वी तत्व भी है, अर्थली एलिमेंट है जो है। एक तो स्थिर लगन है, साथ ही ये पृथ्वी तत्व को इंडिकेट करता है। और ये जो है
ये इंडिकेट करता है कि बहुत ही सहनशीलता होगी, बहुत विनम्र होंगे और अपने अपने हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करते। भारत का ये हमेशा से एक उसूल रहा है कि हम किसी भी देश के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, हमारी जो सीमा है हम अपनी सीमाओं में अपनी हद में रहेंगे और सबके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेंगे। ये इस बात को इंडिकेट करता है। अब इसके आगे का मैं जो है बातें अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज मैंने आपको बेसिक पार्ट्स बताने का इसमें प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी और इसका जब पार्ट 2 लेके आऊंगा तो मैं अगला पार्ट डिस्कस करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है समझने के लिए। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार।